हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग यूपीसी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर ये 14 है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोग, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे लोग और एक एक करके कवर करेंगे लोग। जैसे संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम में पहला है संघीय सरकार, संघीय और एकात्मक सरकार। और संविधान की संघीय विशेषताएं में कौन कौन से पॉइंट है, तो द्वैध राज्य पद्धति और लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। और संविधान की एकात्मक विशेषताएं में देखेंगे लोग, तो सशक्त केंद्रीय और राज्य अनस्वर नहीं है, और एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता। और लास्ट में देखेंगे लोग संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो संघीय सरकार में संघीय और एकात्मक सरकार क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे लोग। तो जो राजनीतिक शास्त्री थे, शास्त्रियों के द्वारा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार के बीच में संबंधों की प्रकृति के आधार दो भागों में बांटा। ये दो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है एकात्मक व्यवस्था या एकल सरकार, यूनिटरी, जिसे यूनिटरी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और दूसरा है संघीय व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो एकात्मक या एकल के विशेषताएं देखेंगे लोग, तो समस्त शक्तियां केंद्र व राज्य सरकार के पास है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली इसके उदाहरण है। और दूसरा है संघीय व्यवस्था में देखेंगे तो संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे संघीय व्यवस्था है। और अगर हम संघ वर्ड की बात करें तो फोइडस वर्ड से बना है, और इस फोइडस शब्द का मतलब होता है संघीय। तो इस फोइडस शब्द के मतलब होता है संधि या समझौता। और संघ और राज्यों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अमेरिका में कहा जाता है राज्य या स्टेट, रूस में गणतंत्र, और कनाडा में प्रांत, और कैंटोन में स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ये कैंटोन जो वर्ड है इसका यूज। और भारत राज्य है। और संविधान में कहीं भी संघ शब्द का वर्णन नहीं किया गया, और संघ शब्द का वर्णन नहीं है, लेकिन अनुच्छेद जो 1 है वो राज्यों के संघ की बात करता है। और संविधान में कहीं भी संघ शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 1 ये राज्यों का संघ है, संघ शब्द की बात करता है। तो आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ हो। तो आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ कहा है, इसमें संघ शब्द का वर्णन या परिभाषा नहीं है। और ये जो फेडरल सिस्टम है ये दो तरह से बनता है। संघ शासन के दो रूप है, पहला कमिंग टुगेदर, तो दूसरा है होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन। पहला जो है वो एकीकरण कह रहा है, दूसरा जो है वो विभेदीकरण की बात कर रहा है। एकीकरण के मतलब है ये मिलकर बड़ा संघ बनाएंगे, और इसका एग्जाम्पल हो गया यूएसए। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के मतलब, तो इसमें राज्यों को स्वायत्तता होगी, और ये भी संघ है। और एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो जैसे भारत ये भी संघ है, तो एग्जाम्पल में भारत आ जाएगा। और अमेरिका को सबसे प्राचीनतम संघीय देश कहा जाता है अमेरिका। और 1787 में बेसिकली अमेरिकी क्रांति के बाद संघ के रूप में बदला। और आर्टिकल 1 कहते हैं भारत जो राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे हमने शक्तियों का विभाजन किया है, और हम लोगों ने राज्य, स्टेट सब यूज कर रहे हैं अन्य सरकारों की। तो ये होल्डिंग टुगेदर वाला है, विभेदीकरण वाला है, ये संघ के विभेदीकरण वाला टाइप है, प्रकार है। और भारत में संघीय व्यवस्था देखेंगे लोग, तो भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण क्या था, तो बृहद आकार और विविधता कारण था, बृहद आकार और विविधता। इसके वजह से दो स्तरों पर सरकारों का होना तय हो सका। विविधता में देखेंगे लोग, तो जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता इसने हमें मजबूर कर दिया कि हम एक संघीय व्यवस्था को अपनाएं। हमने केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार को अपनाया है। और आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दो बातें कही गई, पहला है अमेरिकी संघ के विपरीत भारत राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, दूसरा राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे संघ से अलग हो। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित, और बेसिकली इसमें 3 आधार है, 3 समानता है। पहला है शब्द, दूसरा है निर्माण, और तीसरा है मजबूत केंद्र। पहली बात है शब्द का प्रयोग, दूसरा है निर्माण किस तरह से किया गया है, और तीसरी है इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रही। और भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। और संविधान की एकात्मक विशेषताएं में देखेंगे लोग, तो राज्य अनस्वर है, और इसमें 2 बातों को पढ़े। तो इंडिया जो है अविभाज्य
संघ है और अविभाज्य संघ या जिसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो राज्य है वो विभाज्य हो सकता है। तो पहली कंडीशन ये हो गई भारत की। और यहाँ पे जो संघ है वो अविभाज्य है और जो राज्य है वो भी अविभाज्य है। तो यहाँ पे कंडीशन में आ जाएगा अमेरिका। तो ये फेडरेशन का तरीका अमेरिका में अपनाया गया है, या अविभाज्य को अनस्वर भी कहा जाता है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब 2 स्तर पर सरकार हुआ करती थी। एक राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए थे, दूसरा राज्य सरकारें राज्यों के लिए, और जो तीसरा स्तर बनाया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और स्तर जोड़ा गया। तो 73 और 74 संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर सरकारों को जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय सरकार है और 73 और 74 संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर सरकारों को जोड़ा गया। और संघीय सरकार और संघीय और एकात्मक सरकार में देखेंगे तो पहला है ये संघीय सरकार, दूसरा है एकात्मक सरकार। तो संघीय सरकार में देखेंगे लोग तो दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार, और दूसरा है लिखित संविधान, तीसरा है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन, चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, और पांचवा है कठोर संविधान, छठा है स्वतंत्र न्यायपालिका, सातवां है द्विसदनीय विधायिका। और एकात्मक सरकार में देखेंगे तो पहला है एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, और दूसरा है संविधान लिखित भी हो सकता है फ्रांस या तो संविधान लिखित भी हो सकता है जैसे फ्रांस में है, या अलिखित भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में भी है, ब्रिटेन में है। और तीसरा है शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है या समस्त शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। और चौथा पॉइंट संविधान कठोर भी हो सकता है और जापान में है, और नहीं भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। और पांचवा पॉइंट संविधान कठोर भी हो सकता है जैसे फ्रांस में है, और या लचीला भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में है। और छठा पॉइंट है न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और सातवां पॉइंट है विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है जैसे ब्रिटेन में, और एक सदनीय भी हो सकती है जैसे चीन में। और संविधान की संघीय विशेषताएं के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे लोग। तो पहला है द्विसदनीय राज्य पद्धति। तो इसका मतलब होता है 2 स्तर पर सरकारों का होना। एक है केंद्र व दूसरा राज्य सरकार है, दूसरा है लिखित संविधान। तो अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूची। वर्तमान में 465 अनुच्छेद है और 25 भाग है और 22 अनुसूचियां है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग और 8 अनुसूची थी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 465 अनुच्छेद है और 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है वर्तमान में। और संविधान की संघीय विशेषताएं में तीसरा पॉइंट है शक्तियों का विभाजन, और चौथा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता, और पांचवा पॉइंट है कठोर संविधान, और छठा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कोई ऐसी विधि बन जाती है जो कि गलत है या संविधान के उल्लंघन कर रही है तो उसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा करने का मतलब क्या है? तो अगर कोई विधि संविधान के उल्लंघन कर रही है तो इस आधार पर उस विधि को अप्रभावी या शून्य घोषित किया जा सकता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र व राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हमें चाहिए। और लास्ट में है द्विसदनीय विधायिका। तो हमारे यहाँ केंद्र में 2 सदन और राज्य में भी 2 सदन है। द्विसदनीय जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों की सुरक्षा, ये मेन काम है राज्यसभा का। जबकि और दूसरी लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा ये लोगों का सदन है। लोकसभा लोगों का सदन है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और भारत के संघीय विशेषता में हमने जो देखा वो फर्स्ट में था केंद्र व राज्य सरकार। केंद्र के पास शक्तियों की बात करें तो रक्षा, विदेश और मुद्रा स्तर के विषय केंद्र के हो गए। और दूसरा राज्य सरकार की बात करेंगे लोग तो व्यापार, पुलिस, कृषि, स्थानीय प्रशासन, तो ये राज्य सरकार के विषय है। और ये जो विषय है इनकी स्वीकृति संविधान के द्वारा की गई है। और दूसरा शक्तियों का विभाजन। तो 7वीं अनुसूची में 3 विषयों की बात की गई है। एक है संघ सूची जिसमें 90 विषय है, और दूसरा है राज्य सूची जिसमें 59 विषय है, और तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय है, और तीसरा है संविधान
सर्वोच्चता। तो संविधान सर्वोच्च है, इसका मतलब क्या है? तो संविधान के विरुद्ध जो विधि है उसको क्या की जा सकती है? तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। तो ये अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। और तीसरा है विधायिका व कार्यपालिका विधिक क्षेत्र के भीतर कार्य करेंगे। और चौथा है कठोर संविधान। तो संघीय चरित्र में बदलाव। तो संघीय कठोर संविधान इसलिए कहा गया कि संविधान चरित्र में बदलाव या परिवर्तन करना है तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर है। आधे राज्यों का बहुमत आवश्यक होता है। तो कठोर संविधान है क्योंकि संघीय चरित्र में अगर बदलाव या परिवर्तन करना है तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर है। और इसमें संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों का बहुमत आवश्यक या चाहिए होता है। और संविधान की एकात्मक विशेषताएं में देखेंगे लोग तो पहला है सशक्त केंद्र, राज्य अनवसर नहीं है। और दूसरा है एकल संविधान का लचीलापन। तीसरा है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन अपबंध। और चौथा है एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। पांचवा है राज्य स्थानीय संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। तो पहला है सशक्त केंद्र, राज्य अनवसर नहीं है। तो इसका मतलब यह है शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर ज्यादा है। तो शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर है। और ज्यादा विषय केंद्र सूची में है। और अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसी शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं दी गई है, ऐसे विषय जो राज्य, संघ और समवर्ती किसी भी सूची में नहीं दिए गए हैं, ऐसी अवशिष्ट शक्तियों पर नियम कौन बना सकता है? तो केंद्र बना सकता। तो ये तीनों एक मजबूत और सशक्त केंद्र की बात करते हैं। और राज्य अनवसर नहीं है, नष्ट किया जा सकता है। संविधान में राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं है। और एकल संविधान का लचीलापन में देखेंगे लोग तो एकल संविधान, तो संघ में केंद्र व राज्य हेतु अलग अलग संविधान होते हैं जैसे। और जम्मू कश्मीर के लिए था भी, जम्मू कश्मीर के जो संविधान था पहले जो था अब हटा दिया गया है 370। इस धारा को जब भंग किया तो 370 जब भंग किया तो जम्मू कश्मीर का संविधान हटा दिया गया। और भारतीय संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। तो 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर के संविधान को भंग करके और भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। और भारत में एक ही संविधान है, उसी का पालन केंद्र व राज्य दोनों करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का लचीलापन। तो संविधान की शक्ति केवल केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका की बात करें तो संविधान संशोधन राज्य के पास भी है। और राज्य प्रतिनिधित्व असमानता में देखेंगे लोग तो ये असमानता कैसी है? तो राज्यसभा, तो कुछ राज्यों में एक सीट है, कुछ राज्यों में एक सीट है, कुछ राज्यों में 31 सीट भी है। और अमेरिका की बात करेंगे तो अगर अमेरिका की बात करें तो अगर 50 राज्य हैं तो यहाँ पे प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य होंगे। और इस तरह से अमेरिका के सीनेट में टोटल 100 मेंबर्स होंगे, 100 सदस्य। और यहाँ पे समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। आपातकालीन उपबंध, तो 3 तरह के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और बीट आपातकाल जो अब तक लागू नहीं है। आपातकाल बेसिकली ऐसी असाधारण परिस्थिति है जिसमें समस्त शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती है, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। संविधान संशोधन के बिना एकल व्यवस्था बन जाती है। और एकल नागरिकता में कुछ पॉइंट को देखेंगे तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत न्यायपालिका। और हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था ये पिरामिड संरचना, सबसे शीर्ष अदालत उच्चतम न्यायालय है और या फिर सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरा है राज्य या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उसके बाद बाकी सब कोर्ट्स है। और अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। और लास्ट में देखेंगे लोग अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS IPS है, ये सेवाएं ये केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। और ये कार्य कहाँ कर रहे हैं? राज्यों के साथ कर रहे हैं। और संविधान की एकात्मक विशेषताएं में देखेंगे लोग तो राज्य अनुसार नहीं है, इसका मतलब है कि केंद्र को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य को विभाज्य है और केंद्र को भंग नहीं किया जा सकता। ये अविभाज्य है और राज्य विभाज्य है जैसे भारत। और इसमें राज्य अनस्वर नहीं है, इसका मतलब ये है कि संसद एकात्मक कार्रवाई द्वारा राज्यों की समीक्षा व नाम में परिवर्तन कर सकती।
और एकीकृत लेखा जांच मशीनरी में देखेंगे लोग तो CAG, ये ऐसा नहीं है कि केंद्र और राज्यों के लिए अलग हो, ये कैग इसके लिए एक अधिकारी होता है जिसे कैग के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 148 में इसकी बात की गई है। और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक होता है, इसकी बात आर्टिकल 148 में की गई। तो राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लग जाता है। राज्य सूची पर संसद का नियंत्रण में देखेंगे लोग तो संसद राज्य सूची के विषय पर नियम बना सकती है और राष्ट्रीय हित हेतु राज्यसभा के पास अधिकार। राज्यपाल की नियुक्ति में देखेंगे लोग तो नियुक्ति केंद्र सरकार, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। इसके पास बेसिकली 2 शक्तियां होती हैं। तो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित रख सकता है। और आर्टिकल 356 का और संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन में देखेंगे तो उपरोक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है। इसमें एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए KC बेयर ने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया। राजनीतिक शास्त्री इस बात पर सहमत नहीं है। और पॉल एपलबी यह पूरी तरह संघीय है। तो पॉल एपलबी यह कहते हैं कि पूरी तरह से संघीय है। और मेरिस जोन्स कहते हैं कि एक सहमति वाला संघ है। और गेनविल ऑस्टिन कहते हैं यह सहकारी संघ व्यवस्था है। और के संथानम के अनुसार देखेंगे तो भारतीय संविधान के एकात्मक उत्तरदायी 2 कारण है। और पहला है वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व और अनुदान के लिए राज्यों के निर्भरता। और दूसरा है तत्कालीन शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्थागत और संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन में देखेंगे तो भारतीय संविधान की प्रकृति पर संविधान सभा के डॉक्टर BR अम्बेडकर महसूस करते हैं कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज्य पद्धति केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, न ही राज्य संघ को एजेंसियां है। संघ एवं राज्यों दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है। दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है। दोनों शक्तियां संविधान में निहित है। और यद्यपि संविधान में कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया तथापि यह समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। केंद्रीकरण की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि एक गंभीर शिकायत आई है कि बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण किया गया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसको गलत समझा गया है। केंद्र एवं राज्यों के संबंध के बारे में उपबंध के समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संघीयता का मूल सिद्धांत यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता। विधायी एवं कार्यपालिका के मामले में केंद्र एवं राज्य समान है। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रमुखी है। इसीलिए यह कहना अनुचित है कि राज्य केंद्र के अधीन कार्य करते हैं और केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं को बदल नहीं सकता है, नहीं न्यायिक क्षेत्र को। और बोमई मामले में 1994 उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय यह इसकी मूल विशेषता है। संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केंद्र पर निर्भर है। राज्यों की अपनी संवैधानिक अस्तित्व है। ये केंद्र के उपग्रह या राज्य एजेंट नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है। और यह तथ्य कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा संविधान के आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता है, ये अपवाद है और अपवाद नियम नहीं है। यह कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र नहीं है बल्कि एक नियम है, हमारी वास्तविकताओं की अपनी प्रक्रियाओं और मान्यताओं का परिणाम। भारतीय राज्य पद्धति के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के द्योतक है। तो इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे लोग। राज्यों के बीच विवाद, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच बेलगाम मसले पर। और दूसरा पॉइंट है नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद, उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल पर विवाद। और नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय दलों का उद्भव और उनका सत्ता में आना, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आदि। और क्षेत्रीय उपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम या झारखंड या तेलंगाना। और अपने विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग। और नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया। और उच्चतम न्यायालय
द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन लागू करना, जैसे केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग। और भारत में संघीय व्यवस्था अगर लिखित दो संघर्षों के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। तो पहला पॉइंट है सामान्यतः शक्तियों का विभाजन, जिसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए अपना कार्य है। और दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं विशेष परिस्थितियों के तहत एक मजबूत संघीय सरकार है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।